गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं अकबर की राजपूत नीति। और राजपूत नीति को पढ़ते हुए जो है हमने पढ़ लिया है कि राजपूत नीति क्या थी। तो राजपूत नीति अकबर की वो नीति थी जिसके तहत अकबर ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राजपूतों के खिलाफ विभिन्न अभियान करके अपनी अधीनता में उनको लाया गया, राजपूतों के साथ संधि प्रस्ताव भेज करके राजपूतों को अपना मित्र, अपना हितैषी बना लिया गया और उनको राजनीति में ऊंचे पद दिए गए। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीके से, विभिन्न उपायों के द्वारा अकबर ने अपने साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से कूटनीति का सहारा लेते हुए जिस नीति का पालन किया वो थी अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर की राजपूत नीति के विषय में कि क्या जो कारण थे वो रहे अकबर की राजपूत नीति अपनाने के, वो हमने पढ़ लिया है कि जैसे कि उसका एक राजपूत शासक के घर पे जन्म होना, अकबर का जो है अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का जो विचार था, लोगों को एक समानता के दायरे में रखने का जो विचार था, अपने साम्राज्य में वृद्धि करने का जो विचार था, राजपूताना का जो एरिया था उस पे वो कब्जा करना चाहता था, तो उस पे कब्जा करने का जो विचार था। तो इस प्रकार से विभिन्न जो बातों के चलते, विभिन्न कारणों के चलते अकबर ने राजपूत नीति अपनाई। तो उस राजपूत नीति के आगे फिर क्या प्रोसीजर रहा, उसके प्रोसीजर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजपूत नीति की क्या आगे पड़ाव रहे, किन किन पड़ावों में वो चली, राजपूत नीति का कैसे विकास हुआ, राजपूत नीति का विकास। इसका स्टूडेंट्स विकास के बारे में प्रोफेसर सतीश चंद्रा हैं, इतिहासकार हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं। वो लिखते हैं कि जो राजपूत नीति का विकास था वो 3 चरणों में हुआ है, 3 भागों में बांट करके राजपूत नीति के विकास को हम देख सकते हैं। सबसे पहले 1569 से 1570 तक ये पहला चरण था राजपूत नीति का विकास का। इस पहले चरण में जो है अकबर ने विभिन्न राजाओं के पास संधि प्रस्ताव भेजे और शांति प्रस्ताव भेजे, और उसके द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावों से, शांति प्रस्तावों से विभिन्न राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और उसकी अधीनता स्वीकार करने वालों को अकबर ने जो है उनके राज्य लौटा करके कर के रूप में जो है कर लेकर के उनके राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप किए बिना उनको वहां का राजा रहने दिया। ये पहला चरण था 1569 से 1570 तक, जिसमें राजपूतों के प्रति जो है पहली बार उसने कोशिश की थी उनको अपना मित्र बनाने की। दूसरा जो चरण था वो था 1572 से 1572 के बाद का जो दूसरा चरण था उसमें जो है अकबर ने कोशिश की उसने कोशिश की कि जैसे कि उसको 1572 में राजपूत विजय गुजरात विजय के बाद उसने देखा कि राजपूतों का सहयोग बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे उसने जो है कोशिश तो कर ली थी, और उस कोशिशों के बावजूद तो उसने जो है इस नीति पे चलना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि शांति प्रस्ताव भेजे थे उसने विभिन्न राजपूत राजाओं के पास, और यहाँ पे जो है उसने जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी राजपूतों को अपने अधीनस्थ कर लिया था। और यहाँ पे उसको अपने अधीनस्थ करने के बाद राजनीति में उनको उच्च स्थान दिए गए थे, और उनको जो है ओहदे प्रदान किए गए थे ताकि वो मित्रता का व्यवहार कर सकें और अकबर एक मुगल शासक का जो है वो विश्वास प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे गुजरात विजय के बाद ये दूसरा जो चरण था इस पे जो है अकबर ने ध्यान दिया, और यहाँ पे राजपूतों को अपने और ज्यादा करीब लाने के लिए जो है उसने कोशिश की। यहाँ पे राजपूतों के और मुगलों के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए, जिसमें कि राजपूतों को अकबर ने महत्वपूर्ण ओहदे प्रदान किए। तीसरा जो चरण था 1578 से उसकी शुरुआत मानी जा सकती है, और 1586 तक जो है वो चला था। 1586 तक
यहाँ पे जो है तीसरा चरण था। इस तीसरे चरण में स्टूडेंट्स पहले के मुकाबले जैसे कि वैवाहिक संबंध विस्थापित हो गए थे यहाँ पे, और विभिन्न राजाओं को मित्र भी बना लिया था। तो यहाँ पे इस समय में राजपूतों के साथ जो तीसरा चरण था, इसमें मुख्य ध्यान अकबर ने दिया। उनको ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद दिए, मनसबदार बनाया गया। उनके सगे संबंधियों को राजघराने में ऊंचे पद दिए गए। उनके उत्तराधिकारियों के लिए ऊंचे पदों की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जो राजपूत थे, क्षेत्रीय जो राजा थे, उनको उनके साथ और ज्यादा लगाव यहाँ पे अकबर का हुआ। और इस चरण में अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत राजपूतों का और ज्यादा विश्वास जीतने के लिए और उनको जो है एक लंबे समय तक जो उनके साथ संबंधों को अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए, अच्छे संबंधों को बरकरार रखने के लिए उसने ऊंचे पदों को दिया। और यहाँ पे विभिन्न अधीनस्थ राज्यों से कर लेना उसने निश्चित किया। करद क्षेत्र के रूप में उनको छोड़ दिया और वहाँ उसी राजा की अधीनता में वो राज्य था और केवल जो है वो वार्षिक कर उसको देते थे। तो यहाँ पे ये तीसरा जो चरण था राजपूत नीति के विकास का, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ। तो इसमें 1586 तक लगभग संपूर्ण राजस्थान का जो एरिया था वो राजपूतों का वो अकबर के अधीन था। लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसा भी किया गया कि कुछ एक जो विभिन्न जैसे राजपुताना के आसपास हम बात कर ले मेवाड़ की, तो यहाँ पे उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप का जो शासन था, तो राणा प्रताप ने मरते दम तक जो है हार नहीं मानी थी और वो अकबर के खिलाफ ही रहा था। तो अकबर के खिलाफ रहने के बाद भी जो है उसने अपने आजीवन जब तक वो जिया मुगलों की अधीनता स्वीकार कर नहीं की। यहाँ पे अकबर भी पीछे हटने वाला नहीं था, उसने भी भरपूर कोशिश की अपने समय में, अपने शासनकाल में, कि वो जो मेवाड़ का जो एरिया है उस पर अपना कब्जा जमा सके। तो उसके लिए उनके संघर्ष जारी रहे। यहाँ पे अकबर की राजपूत नीति का विकास 3 चरणों में हुआ। आगे इन 3 चरणों पे चल के अकबर ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए और क्या जो है उसने प्राप्त की, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। अकबर की राजपूत नीति का जो प्रमुख लक्ष्य था, अपने वंश के अधिकार को भारत में सुदृढ़ करना था और उसकी सीमाओं में वृद्धि करना था। इस लक्ष्य को वो कभी नहीं भूला और इसीलिए जो है ये राजपूत नीति का विकास उसके समय में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे राजपूत नीति के 3 पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। इन 3 पहलुओं की हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला जो पहलू था वो ये था कि राजपूतों के विभिन्न दुर्गों पे जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए विभिन्न अभियान किए, जैसे कि मेड़ता का दुर्ग है, कलिंजर का दुर्ग है और जो मेवाड़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। इसके लिए जो हो उसने विभिन्न अभियान भी किए और उनको जो है अपने अधीन भी कर लिया और यहाँ पे उसने जो है विद्रोही शक्तियों को कुचल भी दिया। दूसरा था कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो व्यक्ति अपने राज्य को अकबर के अधीन रख करके उसको कर देना स्वीकार कर ले, वार्षिक नजराना देना स्वीकार कर ले, उसके दरबार में उपस्थित हो, तो वो उसके साथ भी जो है अकबर का अच्छा व्यवहार था। और यहाँ पे अकबर का फायदा ये था कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और विभिन्न जो शासक थे उसके मित्र, उसके संबंधी बन रहे थे। तो दूसरा पहलू ये था। तीसरा पहलू था इस बात का कि विरोधी राजपूत राजाओं को युद्ध करके अपनी अधीनता उनसे स्वीकार कराए। तो इस प्रकार से उसकी जो राजपूत नीति थी, इसके 3 पहलू थे। पहला कि उसने विभिन्न दुर्गों को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए उनके खिलाफ अभियान किए और अपने क्षेत्र का उनको हिस्सा बनाया, अपने साम्राज्य का उनको हिस्सा बनाया। दूसरा जो पहलू था, उसके अधीन उसने विभिन्न राजपूत राजाओं को मित्र बनाया, उनसे कर लेना निश्चित किया, उनसे नजराना लेना निश्चित किया। वो दरबार में उपस्थित होते, वार्षिक नजराना अकबर के सामने पेश करते और जो है अकबर के साथ अच्छे संबंधों के चलते जो है उनके संबंध और भी प्रगाढ़ होते जाते। तो यहाँ पे तीसरा जो पहलू था वो था कि विभिन्न अभियानों के द्वारा जो राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे छोटे छोटे, उन पे अकबर को अब आधिपत्य स्थापित
करना था। तो ये 3 पहलू थे अकबर की राजपूत नीति के। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजपूत नीति की विशेषताओं की, कि उसकी राजपूत नीति अकबर ने जो अपनाई थी उसकी क्या विशेषताएं रही थी। राजपूत नीति की विशेषताएं, क्योंकि अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाई थी उसके टाइम पीरियड को हमने निर्धारित कर लिया है कि किन स्तरों में, किन चरणों में वो चली थी। तो यहाँ पे ये भी हमें पता होना चाहिए कि उसकी विशेषताएं क्या रही, क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक के चलते जो है राजपूत नीति आगे फली फूली। सबसे पहली जो मुख्य विशेषता थी राजपूत नीति की वो थी राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। यहाँ पे प्रोफेसर सतीश चंद्रा है, इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहास लिखने वाले। वो कहते हैं कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत अकबर ने की थी और अपने साम्राज्य विस्तार को भी उसने जो है आगे साम्राज्य विस्तार की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसको भी पूरा किया था। तो यहाँ पे ये जो बात है इसके ही एवज में, इसके ही बारे में जो है वो दूसरे इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं कि नहीं, ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने की जो नीति थी ये केवल अकबर की ओर से ही नहीं थी, अपितु राजपूत भी अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे मुगलों के आक्रमण से, या फिर जो अन्य जो क्षेत्रीय राजाओं का जो डर था अपने राज्य पे उनको, उससे अपने आप को वो मुक्त करना चाहते थे। तो यहाँ पे राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के जो उसने नीति अपनाई थी, इसमें 1562 में जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वहाँ जो है आमेर के शासक, आमेर का जो कछवाहा शासक था बिहारी मल, वो उनसे उसने भेंट की और अपनी पुत्री के विवाह के लिए जो है उनके सामने प्रस्ताव रखा, जिसको अकबर ने स्वीकार किया। इसी बारे में जो है सतीश चंद्रा का तो ये मानना है कि बिहारी मल ने, आमेर के कछवाहा शासक बिहारी मल ने, या भारमल भी, राजा भारमल भी उनका नाम था, तो भारमल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था, जिसके चलते जो है उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। यहाँ से अकबर के साथ राजपूतों का अपनी पुत्रियों का विवाह करवाने की शुरुआत थी। तो लेकिन ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं कि नहीं, भारमल जो अपने प्रतिद्वंदी शासक से अपने आप को जो है बचाना चाहता था, इसीलिए उसने जो है अकबर से अपनी पुत्री का विवाह किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस बात को हम नकार नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते कि अकबर के राजपूत राजाओं की पुत्रियों से विवाह हुए थे। तो इसकी देखा देखी आगे जो है राजपूत राजा हरि राय ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया, और मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने, डूरंगपुर के राजा ने, बीकानेर के राजा ने, और यहाँ पे जो है विभिन्न राजाओं ने अपनी अपनी पुत्रियों के विवाह अकबर से करवाए और राजपूतों के साथ जो है अकबर के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो इन संबंधों के स्थापित होने के बाद अकबर को तो फायदा ही था, उसके जो संबंधी थे वो राजपूत भी बन गए थे। और राजपूत जैसे कि हमें पता है कि एक युद्ध प्रिय जाति है, स्वतंत्रता प्रिय जाति है, वचनबद्ध होते हैं, वचन के पक्के हैं। तो वो उनके साथ एक संबंधों का जो जुड़ाव था वो अकबर के लिए निहायत ही आगे फायदे का सौदा भी था। और अकबर ने इसी के चलते जो है अपने जो संबंधों में राजपूतों के साथ जो उसके संबंध थे उसमें वो मजबूती लाना चाहता था। तो इसीलिए जो है अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। डॉक्टर बेनी प्रसाद इन विवाहों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई थी, नई जो नस्ल थी उसकी शुरुआत हुई थी, नए विचारों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जो तुर्कों के और राजपूतों के, तुर्कों के या हिंदुओं के जो वैवाहिक संबंध थे उससे एक नए युग की शुरुआत तो वाजिब सी बात है। धार्मिक सहनशीलता आएगी, आगे धर्म में भी जो है थोड़े बहुत बदलाव होंगे जो हमें देखने को भी मिलेंगे अकबर के साम्राज्य में। तो यहाँ पे राजपूत नीति के द्वारा जो वैवाहिक संबंध अकबर के राजपूतों के साथ स्थापित हुए उससे एक नए युग की शुरुआत हुई, लोगों के प्रति एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत हुई,
जो पहले के मुगलों में नहीं था और अब के मुगलों में था। तो इसके ही चलते अकबर ने अपने पुत्र आगे अपने पुत्र सलीम का विवाह राजा मान सिंह की बहन मानबाई से करवा दिया। और इसके अतिरिक्त और भी जो शासक थे, 3-4 राजपूत शासकों के और वैवाहिक संबंध अभी सलीम से भी स्थापित हो गए। तो ये सब अकबर ने अपनी जो कूटनीतिक सोच थी उसके चलते किया था। वो अपने साम्राज्य को स्थायी विस्तार देना चाहता था। इसके चलते जो है राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। और यहाँ पे उसने खुद ही विवाह राजपूतों की जो पुत्रियां थी उनसे नहीं किए, बल्कि अपने पुत्रों के भी विवाह जो है उसने राजपूत लड़कियों से स्थापित करवाए, ताकि जो है आगे भी उसका साम्राज्य है वो स्थायी और समृद्ध रहे, स्थायी और जो है बड़ा रहे। तो इस प्रकार से उसने जो है दानियाल उसका उत्तराधिकारी था, उसका विवाह मालदेव की पुत्री से करवा दिया था। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है उसने अपने राज्य को विस्तार देने की सोची। दूसरा था धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अकबर जो है धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता समाज को देना चाहता था। यहाँ पे उस समय पे जैसे कि बाहुल्य हिंदुओं का ही था। हमें पता है कि भारत एक हिंदू बहुलक प्रदेश था, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हिंदू थे, तो कम मात्रा में यहाँ पे मुस्लिम थे। वो आ तो गए थे यहाँ पे, राज भी कर रहे थे, तो उनके लिए हिंदू जनता का प्रेम पाना भी जरूरी था, जिसके लिए जो है ये अकबर ने राजपूत नीति अपनाई थी। उसका दूसरा जो मुख्य पहलू था, दूसरी जो मुख्य विशेषता थी वो थी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता देना। वो लोगों को धर्म की और समाज में रहने की स्वतंत्रता देना चाहता था समान रूप से। पहले के जो शासक हुए हैं उन्होंने लोगों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए क्या दिया है, जैसे कि हमने देखा ही है कि हालांकि उन्होंने युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया है और लोगों को परेशान नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो हिंदू जनता थी, बाहरी जो शासक उन पे राज कर रहे थे, उनसे डर रही थी, उनसे दब रही थी और उनको जो है वो अपना राजा नहीं मान रही थी, उनको वो विदेशी ही मान रही थी। यहाँ पे उस विदेशीपन जो था, उस राज में विदेशीपन जो शब्द था उसको खत्म करने के लिए, उस विदेशीपन के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, लोगों को धर्म और सामाजिक स्वतंत्रता देने के लिए अकबर ने जो है ये राजपूत नीति अपनाई थी। और यहाँ पे इसके द्वारा जो है लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई। जैसे कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको भी पूर्ण रूप से जैसे आज़ादी थी। मुस्लिम लोग जैसे हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं, तो वैसे ही हिंदू लोग भी अपने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, उनको जो है कर देना पड़ता था। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर उनसे जो है खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। जजिया कर भी हिंदुओं को देना पड़ता था, हिंदू ब्राह्मणों को जजिया देना पड़ता था। तो वो जजिया भी 1564 में अकबर ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से हिंदू लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई और यहाँ पे समाज में उनको जो है मुस्लिमों के जो बराबरी का दर्जा देने की जो है अकबर ने यहाँ पे कोशिश की। तो यहाँ पे समाज में उनको स्वतंत्रता, सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता देने के लिए जो है अकबर ने राजपूत नीति का आगे निर्माण किया था। तो इस प्रकार से जो है धर्म और सामाजिक स्वतंत्रता लोगों को मिली इस राजपूत नीति के चलते। तीसरी जो विशेषता थी राजपूत नीति की वो थी राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता। राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता। यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं राजपूत राज्यों की, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, करद राज्य के रूप में जो रह रहे थे। एक अकबर को जिन्होंने कर देना स्वीकार कर लिया था, तो वो जो राजा थे
उन राज्यों को जो है आंतरिक सुरक्षा दी गई। आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि उन पर यदि कोई बाह्य आक्रमण होगा तो अकबर उनमें उनका पूरा सहयोग करेगा। उनमें शांति सुरक्षा बनाए रखना जो है अकबर का पूर्ण रूप से अधिकार है। और यहाँ पे जो भी राजा उस समय उस क्षेत्र का मालिक था वही जो है राजा बाद में भी रहेगा। बल्कि यहाँ पे आंतरिक रूप से प्रजा पे उसी राजा के रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून लागू होंगे जो पहले थे। जिस भी राजपूत राजा का जिस भी एरिया पे शासन था, जिस भी क्षेत्र का वो राजा था वही राजा रहेगा और वही जो है अपने राज्य को आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक सुरक्षा देगा। उसके लिए जो उसने जैसे भी राज करना है वैसे ही वो करेगा। तो यहाँ पे इस नीति के तहत राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई। अगला है विरोधी राजपूतों के प्रति अभियान। विरोधी राजपूतों के प्रति अभियान। यहाँ पे विरोधी राजपूतों में हम बात कर सकते हैं कि जैसे जयमल राठौर ने मेवाड़ को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसमें अकबर के अभियान के विरुद्ध जो है जयमल राठौर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेवाड़ को बचाने की कोशिश की। राणा उदय सिंह को तो उन्होंने बचा के अरावली की पहाड़ियों की गुफा में छोड़ दिया। जयमल राठौर और पत्ता सिंह फिर अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए, मेवाड़ की प्राप्ति के लिए यहाँ पे अकबर ने काफी कोशिशें की। तो अकबर ने विरोधी राजपूतों के विरुद्ध भी जो है कठोर नीति अपनाई, अभियान किए और उनको युद्ध में मात देने की पूरी कोशिशें की। जैसे कि उसके बाद उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह के बाद राणा प्रताप सिंह उसके पुत्र जो है उसको उत्तराधिकारी वहां के राजा के रूप में, मेवाड़ के राजा के रूप में जो है गद्दी पे बैठे। तो यहाँ पे 1576 में मुगल सेना का और उसका हल्दी घाटी का जो युद्ध था, महत्वपूर्ण युद्ध था लेकिन अनिर्णायक युद्ध था, कोई निर्णय पे ना पहुंच सका। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना तो जो महाराणा प्रताप सिंह थे उन्होंने ही हार मानी और ना ही यहाँ पे अकबर ने हार मानी। तो मरते दम तक वो भी जो है इस मुठभेड़ को आगे उसका उत्तर देते रहे और इधर जो है अकबर भी पूरी कोशिशें करते रहे मेवाड़ को अपने आधिपत्य में लाने के लिए। तो यहाँ पे विरोधी जो राजपूत शासक थे उनको भी जो है दंड देने के लिए राजपूतों के खिलाफ अकबर ने अभियान की नीति अपनाई और वो अपने आजीवन जो है उनके साथ इन संघर्षों में रत भी रहे। उदाहरण स्वरूप हम महाराणा प्रताप के साथ उसके संबंधों की जो चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र कर सकते हैं। आगे है राजपूतों को ऊंचे पद प्रदान करना। राजपूतों को ऊंचे पद प्रदान करना। यहाँ पे राजपूतों को काफी ऊंचे पद अकबर ने दिए थे और ऊंचे पदों के चलते जो है राजपूतों को एक अधिकार स्वरूप भी जो है राजनीति का हिस्सा बनाया गया था। जैसे कि विभिन्न राजपूत शासक थे वो अकबर के जो शाही घराने में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त थे। यहाँ पे कहते हैं कि जो टोटल राजपूत थे 51 प्रमुख पद थे। अकबर के समय में 51 प्रमुख पद थे महत्वपूर्ण जो राज दरबार में थे, जिसमें से 24 पदों पे राजपूतों को तैनात किया गया था। राजपूतों के लिए वो पद जो है मुहैया करवाए गए थे। तो यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिमों का जो समन्वय था, जो एक सामाजिक समानता का दायरा अकबर ने जो है निर्धारित करने की कोशिश की थी, उसको भी जो है हम नकार नहीं सकते। तो राजपूतों को उसने ऊंचे पद देने के, जैसे कि मान सिंह को और जो है बीरबल को जो है उसने बीरबल को अपना न्याय मंत्री बनाया उसने, और एक प्रमुख जागीर का जो है जागीरदार सूबेदार बनाया उसने, और मान सिंह को भी प्रमुख रियासत का राजा बनाया गया। और यहाँ पे टोडरमल की यदि बात करें तो टोडरमल के अधीन भी जो है राजस्व विभाग की हम बात करते हैं
तो राजस्व विभाग के अधीन जैसे कि टोडरमल के सुधारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसने मुगल राज में, अकबर के राज में क्या जो है भूमि सुधारों की चर्चा की है और क्या भूमि सुधार उसने आगे अकबर साम्राज्य में लागू भी करवाए हैं। तो इस प्रकार से टोडरमल का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके नवरत्नों में भी बहुत सारे जो है राजपूत राजाओं की हम बात कर सकते हैं कि उसके नवरत्नों में भी ज्यादातर राजपूत राजा ही थे। और भगवान दास को उसने महत्वपूर्ण पद दिया, भगवान दास के पुत्र मान सिंह को महत्वपूर्ण पद दिया और फिर मान सिंह के पुत्र को भी जो है उसने महत्वपूर्ण पद दिया। तो यहाँ पे राजपूतों के को अच्छे और उच्च राजनीतिक महत्वपूर्ण पद दे करके उसने अपना हितैषी बनाया और यहाँ पे राजपूतों को राजनीति में शामिल किया गया और उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। तो यहाँ पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, जिसके तहत राजा भगवान दास बीकानेर के राजा राय सिंह को लाहौर, मान सिंह को काबुल, अस्करन शेखावत को आगरा का गवर्नर बनाया गया था। पैतृक अधिकार क्षेत्रों में फेरबदल, पैतृक अधिकार क्षेत्र में फेरबदल। यहाँ पे राजपूतों के पैतृक अधिकार क्षेत्र में फेरबदल की गई, जिसके चलते जो है पैतृक अधिकार क्षेत्रों को आपस में बदला गया। जैसे कि मानसिंह का जो एरिया था उसको जो है मानसिंह को लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। और मानसिंह की ही बात नहीं है, यहाँ पे विभिन्न राजपूत राजाओं के साथ ऐसा हुआ। कल्याणमल का जो एरिया था वो किसी और को दे दिया गया। आमेर के राजा का जो एरिया था, आमेर के राजा आमेर के राजा बिहारीमल के या भारमल के पुत्र को जो है आगे कोई और एरिया दे दिया गया। तो ये जो है फेरबदल का जो उसने जो लक्ष्य रखा था, तो ये इसीलिए रखा था ताकि उनके अधिकार क्षेत्रों में जिसमें वो गवर्नर हैं, जिसके वो सूबेदार हैं, उसमें अपनी ही जनता को एकजुट करके वो अकबर के खिलाफ न खड़े हो जाएं, मुगलों के खिलाफ वो विद्रोह न करने लगे। तो उनके विद्रोहों से खुद को बचाने के लिए अकबर ने किया था और उनके क्षेत्रों में समय समय पे उसने जो है फेरबदल की जो नीति अपनाई थी, जो योजना बनाई थी, वो काफी हद तक सफल भी रही। उसके समय में राजपूतों के विद्रोह जो है बहुत ही कम हुए, ना के बराबर हुए। और यहाँ पे अपवाद हर चीज का होता है, खैर। और पैतृक अधिकार क्षेत्रों में फेरबदल की जो नीति थी वो भी राजपूत नीति का मुख्य हिस्सा थी। तो इस प्रकार से राजपूत नीति अपनाई अकबर ने, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राजपूतों को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता दी, राजपूतों के राज्य में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया उसने, उनको आंतरिक स्वतंत्रता दी गई, विरोधी राजपूतों के प्रति जो है कठोर नीति अपनाई गई, अभियान किया गया और उनको परास्त करने के लिए अकबर ने पूर्ण रूपेण कोशिश की। राजपूतों को ऊंचे पद दिए गए ताकि राजपूतों को भी जो है ये एहसास ना हो कि उनको अकबर कम आंक रहा है या उनको जो है किसी भी सरकारी सेवा के लायक मान ही नहीं रहा है। तो राजपूतों को ऊंचे पद देने के साथ साथ उसने ये भी देखा कि ऊंचे पद तो मैं दे रहा हूँ, जिस एरिया का गवर्नर मैं बना रहा हूँ उस एरिया के लोगों के साथ यदि उनकी सहानुभूति बरकरार रही तो उसके चलते वो उसके ही खिलाफ षड्यंत्र करके उन लोगों को संगठित करके अकबर के खिलाफ न कर दे। इसके लिए उनके क्षेत्रों में समय समय पे फेरबदल किया। विभिन्न जो क्षेत्रों का, विभिन्न जो सूबों का सूबेदार या गवर्नर उनको बनाया गया था, तो उसमें आपसी फेरबदल होता रहता था। एक निश्चित समय के बाद ही उनको तबादला कर दिया जाता था। तो ये जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ही अकबर ने किया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने बात की अकबर की राजपूत नीति के विकास की, जो 3 चरणों में हुआ। 1569 से 1570 में पहला जो चरण था। दूसरा चरण जो है हमने बात की 1572 में गुजरात विजय के बाद। तीसरा जो चरण था 1578 से 1586। तो ये 3 चरणों में जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है अकबर ने कोशिश की, जिनके तहत उन्होंने विभिन्न दुर्गों पर अभियान किए, उनको अपने कब्जे में लाया, विभिन्न राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके संधि प्रस्तावों के द्वारा जो है
अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की उसने कोशिश की और विभिन्न विरोधी राज्य थे, विभिन्न विरोधी जो राजपूत राज्य थे उनके खिलाफ जो उसने अभियान करके उनकी शक्ति पे अंकुश लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पे इसकी विशेषताओं की हमने जो चर्चा की है कि विभिन्न राजपूतों के साथ कैसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा उनको धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे और उनके राज्यों को उनके ही अधीन रख करके बिना हस्तक्षेप के द्वारा जो है उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था प्रजा के सामने, हिंदू प्रजा के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए भी ऐसा किया था। तो विभिन्न जो मुस्लिम उस समय के जो इस्लामिक जो लोग थे, मीर घराने के जो लोग थे, अकबर की जो धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता की नीति है इसकी आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं कि जो अकबर ने नीति अपनाई थी, जजिया कर खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया, तो ऐसी तो मुस्लिम और हिंदुओं का जो समन्वय था वो बढ़ जाएगा, पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पुराने अपने पूर्वजों की तरह ही अकबर को भी आगे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और ये जो हिंदू हैं ये काफिर होते हैं, तो ऐसे सोच वाले भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे थे जो उसके विरुद्ध उसके राज में रहते हुए षड्यंत्र भी रचते रहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने इसकी आलोचना भी की है अकबर की राजपूत नीति की, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रताएं हिंदू लोगों को अकबर के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे जो है आज हमने बात की है अकबर की राजपूत नीति की विशेषताओं की, उसके जो है राजपूत नीति के चरणों की, उसके विकास की। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम राजपूत नीति का क्या महत्व रहा उस महत्व की चर्चा करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। थैंक यू।